बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए, ख़ास तौर पे यानी जो बीएस इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड स्टूडेंट है, चाहे जिस लेवल ऑफ का भी स्टूडेंट हो, उन सब के लिए इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी समरी ऑफ द नावल टेस डेबरविल बाय थॉमस हार्डी। यानी टेस डेबरविल का जो नावल है, जो थॉमस हार्डी ने उसको लिखा है, उसकी समरी आप लोग के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर उसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी आप लोग के सामने पेश करेंगे ताकि थॉमस हार्डी के बारे में आप लोग का कंसेप्ट जो है वो क्लेरिफाई हो। इससे पहले यानी हम कॉपरफील्ड की नावल को भी, यानी उसके सारे लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, जो थॉमस हार्डी का है। और इसके अलावा बायोग्राफी ऑफ थॉमस हार्डी भी हो चुकी है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और ये जो टेस ऑफ डबरविल्स नावल है, यानी डबरविल्स का जो नावल है, ये ख़ास तौर पे जो टेस्ट कैरेक्टर से रिलेटेड है, ये थॉमस हार्डी का बहुत ही यूनिक और मास्टर नावल है। इसी वजह से मैंने ज़रूरी समझा और बाद स्टूडेंट की डिमांड पे, ताकि इस नावल को अपने अंदाज से आप लोग के सामने प्रेजेंट कर सकूँ। तो टॉपिक की जानिब जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 यानी स्लाइड की तरफ आप लोग आइए, स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को फॉलो करें, बहुत सारे कंसेप्ट आप लोग को मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नंबर 1 यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे ओवरव्यू मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे। तो इस नावल के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यानी टेस ऑफ द डबरविल्स जो है एक विक्टोरियन नावल या विक्टोरियन राइटर थॉमस हार्डी। यानी थॉमस हार्डी कौन है? विक्टोरियन राइटर है। और इसका जो ये नावल है टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, ये 12th नावल है थॉमस हार्डी का। यानी इससे पहले 11th वो लिख चुका था, ये 12th नंबर का है। एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1891। 1891 में इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन आई थी, लेकिन किताबी सूरत में नहीं था, एज ए सीरियल इन द न्यूज़पेपर द ग्राफिक। यानी एक न्यूज़पेपर जिसका नाम द ग्राफिक था, उसमें इसकी सीरियल वाइज जो है यानी क्या पब्लिकेशन आती थी। और इसके बाद उसके 3 वॉल्यूम्स आ गए, यानी 3 वॉल्यूम एडिशन इन 1891 में फिर उसकी 3 वॉल्यूम की एडिशन आ गई। और इसके बाद सिंगल वॉल्यूम में इन 1892 इसकी पब्लिकेशन जो ईयर है, यानी सिंगल वॉल्यूम में 1892 में इसकी पब्लिकेशन होगी। लाइक मैनी ऑफ हार्डी अदर रियलिस्ट नावल्स, टेस्ट इज सेट इन द फिक्शनल साउथ वेस्टर्न इंग्लिश रीजन ऑफ वेसेक्स यूजिंग फिक्शनल लोकेशन क्लोजली मॉडल आफ्टर अ रियल वन। यानी बिल्कुल फिक्शनल नावल की तरह। और यहाँ कौन सी रीजन या कहाँ पे उसकी सेटिंग की गई है? वेसेक्स रीजन में, और फिक्शनल लोकेशन की तरह बिल्कुल रियल वंस को यूज़ किया गया है। तो ये ओवरव्यू था यानी किस चीज़ के बारे में, इस नावल की यानी अफादियत के बारे में और इस नावल की जनरलिटी के बारे में। तो आप लोग को इन जहन में उसकी 2 स्पेसिफाइड चीज़ें के पहले न्यूज़पेपर में आया था और दोबारा जो है सिंगल, फिर दोबारा जो है यानी एक एडिशन में आ गया, लेकिन 3 वॉल्यूम एडिशन में था, और फिर तीसरी मरतबा वो सिंगल वॉल्यूम में यानी 1892 में आया था। और ये जो है यानी 12th एडिशन था या 12th नावल था। और टेस्ट ऑफ द डबरविल जो है ये विक्टोरियन राइटर थॉमस हार्डी की क्या है, एक नावल है। इसके बाद नंबर 2 पे जैसा कि आप स्किप पे देख रहे हैं, अभी स्टोरी को जो है हम यानी स्टोरी को यानी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर 2 पे इंट्रोडक्शन है। हार्डी सिंपैथेटिक पोर्ट्रायल ऑफ अ यंग वुमन who becomes an unborn mother made the novel controversial, but it was also commercially successful through his depiction of Tess' tragic life. Hardy explored the theme of social stigma, gender, class injustice, and the inevitability of fate. This guides references the 2005 Oxford World Classic Edition and contains references to rape. यानी ये नावल जो है बेसिकली हार्डी का, यानी यहाँ पे इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है टेस डेबरविल्स।
यानी एक फीमेल कैरेक्टर है, उस यंग वुमेन है और बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल यानी यंग वेमेन है। तो वो इसकी वजह से जब वो मदर बन जाती है और फिर वो कंट्रोवर्शियल, ये नावल भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन ये फिर बाद में सक्सेसफुल रहा क्योंकि इस नावल के ज़रिए वो मुआशरे की किस किस चीज़ को जो है टारगेट करता है, उसके अंदर यानी सोशल स्टिग्मा यानी सोशल जो यानी सिचुएशन है उसको क्लियर करता है, जेंडर और ख़ास तौर पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो पाई जाती है और क्लास इनजस्टिस जो है यानी क्लास बेस्ड सोसाइटी है, और ख़ास तौर पे जो अपना नज़रिया या परसेप्शन देता है वो इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट है, यानी फेट या डिटर्मिनिज्म या फर्टलिज्म पे यानी वो बिलीव रखता है, और इसी वजह से इस नावल के अंदर वो इस चीज़ को यानी के लिए स्टोरी को क्रिएट कर रहा है। तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन था। अब प्लॉट समरी की तरफ हम जाते हैं कि कैसे इसकी समरी होगी। इस नावल में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी प्लॉट समरी 3rd नंबर पे, द नावल इज सेट प्राइमरली इन द इंग्लिश कंट्री साइड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी में इसकी जो प्राइमरी यानी एक रूरल एरिया में या यानी देहाती एरिया में उसका यानी वो किया था, यानी इन द इंग्लिश कंट्री साइड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और ख़ास तौर पे जॉन्स डोबरफील्ड एंड हिज वाइफ जॉन मेक अ वेरी मोडेस्ट लाइफ एज अ फार्मर बट टेंड टू बी इररेस्पॉन्सिबल इन हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर लार्ज फैमिली। देयर एल्डेस्ट डॉटर टेस इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक फैमिली है जिसका नाम जॉन डबरफील्ड है या डोबरफील्ड है, और उसकी वाइफ यानी यहाँ पे एक मेल कैरेक्टर है जॉन और उसकी वाइफ है जॉन। तो ये जॉन और जॉन की जो यानी डबरविल फील्ड में यानी एक फैमिली है जो कि बेसिकली वो फार्मिंग करते हैं, अगरचे पीछे से वो जो है यानी बड़े यानी अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक़ थे, लेकिन उसकी अब यहाँ पे प्रोफेशन जो है फार्मिंग है। उनकी जो बड़ी बेटी है देयर एल्डेस्ट डॉटर, उसका नाम क्या है, टेस डेबरविल्स, यानी वो ब्यूटीफुल है और इंटेलिजेंट है, और वो आफन औकात यानी आफन मस्ट हेल्प सपोर्ट हर फैमिली, यानी वो अपनी फादर की और अपने मदर की या पेरेंट्स की सपोर्ट करती है। तो जॉन एंड जॉन यानी बिकम कन्विंस्ड दैट दे आर रिलेटेड टू वेल्दी Deberville family and decide to send Tess to get to know the family in hopes that she will end up marrying a wealthy man. Due to their effort, Tess end up यानी यहाँ पे वो उसके वालिदैन क्या फ़ैसला कर लेते हैं कि वो अपनी बच्ची को इन फ्यूचर अच्छे ख़ानदान और वेल्दी मैन के साथ शादी करने के लिए उसको बाहर भेजते हैं, और उसके होप्स होते हैं कि वो कुछ गेट टू नो हो जाए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जान सके अपने फैमिलीज़ और होप्स के बारे में। और टेस्ट जो है यानी जब वो अपनी एफर्ट्स के थ्रू ड्यू टू देयर एफर्ट्स टेस्ट एंड अप मीटिंग एलेक डेबरवेल्स अ वेल्दी एंड स्पॉइल्ड यंग मैन, वो वहाँ पे एक वेल्दी लड़के के साथ मिल जाती है जिसका नाम क्या था, यानी एलेक था। एलेक इज अट्रैक्टेड टू टेस एंड अरेंज फॉर हर टू कम एंड लाइव एट द डेबरवेल्स रेजिडेंट अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ केयरिंग फॉर हिज मदर बर्ड्स। और यहाँ पे एलेक जो है उसको उसकी जो है यानी मबजूल हो जाता है और लॉ अफेयर उसके अरेंज हो जाते हैं, और इसी वजह से वो उसको इनवाइट करती है कि आप हमारे घर में, आप मेरी माँ की जो है बर्ड्स का ख्याल रखेगी और इसी तरह इस बहाने से आप हमारे घर रहेगी, और इसी तरह उनके रिलेशन जो है यानी छल पड़ लेते हैं। लेकिन टेस जो है यानी इसकी इस सिचुएशन को टेस इज सस्पिशियस ऑफ एलेक, वो एलेक से जो है काफ़ी जो है शकूक शुबात के नज़र से देखती है, और इसी वजह से एक पार्टी से एक नाइट को जब वो आती है, बट वन नाइट आफ्टर अ मिस शेप कमिंग होम from an outing at a nearby village, she ends up alone with him in a wooden ticket. Alec has a sex with the text. It is not clear to what extent she consent to this counter, but afterward she is clearly unhappy. यानी वो एलेक्स है तो वो काफ़ी सस्पिशियस है और उसके जो है रवैये से, लेकिन एक रात को जब वो यानी साथ वाले गांव के प्रोग्राम से आ रही होती है तो वो उसके साथ अकेलेपन में यानी एक वुडन या एक वाइल्ड एरिया में यानी एक गन्ने जंगलात वाली एरिया में अकेली चली जाती है, और जहाँ पे वो उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाती है उसके साथ सेक्स कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो है इतना क्लियर नहीं है कि वाह यानी तो शी कंसेंट टू अस इनकाउंटर, बट आफ्टरवर्ड शी इज़ क्लियरली हैप्पी। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि वो नाखुश थी इस यानी मतलब है इस सेक्स पे,
और टेस रिटर्न टू हर फैमिली ashamed and broken hearted and she eventually gives birth to illegitimate child whom she names सारो। यानी इसी तरह वो अपने घर वापस हो जाती है और वो एक यानी गैर कानूनी बच्चे को जो है जन्म देती है और जिसको वो नाम देती है सारो। यानी सारो की जो आइडेंटिटी वो दे रही, तो बेसिकली वो खुद भी सारो थी और सारो जो उसका बेटा था डाइज एज एन इन्फेंट लिविंग टेस डेवेस्टेटेड, उसका बच्चा भी क्या हो जाता है, यानी वो भी बचपन ही में फौत हो जाते हैं और मज़ीद भी टेस्ट जो है मज़ीद भी यानी डिफ़िकल्टी का शिकार होती है। शी डिसाइड टू ट्राई टू मूव फॉरवर्ड विद आवर लाइफ एंड फाइंड वर्क एज ए डेयरी मेड इन द डिफरेंट एरिया। और इस तरह डेयरी मेड पे यानी जो गाय वगैरह की या मुख्तलिफ मिल की फार्म हाउस में वो काम करने की कोशिश करती है कि ताकि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए और इस बात को जो है भूल जाए। लेकिन जब भी वो चली जाती है तो उसकी लाइफ जो है यानी 5th नंबर पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यानी टेस पीसफुल लाइफ, यानी टेस सेटल्स इन अ पीसफुल लाइफ वर्किंग एज ए डेयरी मैड एंड winds up falling in love with a young man named एंगल क्लेयर। यहाँ पे वो डेयरी मेड पे तो पीसफुल लाइफ गुजार लेती है और दोबारा एक लड़के के साथ उसके अफेयर चलते हैं जिसका नाम एंगल क्लियर है, हु इज आल्सो एम्प्लॉयड एट द डेयरी, वो भी डेयरी फार्म पर काम करता है। एंगल कम फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड एंड डीपली रिलीजियस फैमिली, ये भी बड़े एजुकेटेड फैमिली से इस लड़के का ताल्लुक है और बड़ी रिलीजियस फैमिली। टेस वंडर रिपीटेडली इफ शी वुड टेल एंजल अबाउट हर पास्ट बट हेजिटेट टू डू सो, और वो यानी अक्सर औकात हैरान होती है कि रिपीटेडली बार बार कि वो एंगल को इसके बारे में बताए, उसके पास्ट के बारे में, लेकिन रिलेक्टेंसी शो करती है, हिचकिचाहट शो करती है। वन नाइट ऑफ देयर वेडिंग, और आखिर में जब उनकी शादी हो जाती है तो वो एंजल जो है वो एडमिट कर लेते हैं उसके रिलेशनशिप विद द एन ओल्डर वुमेन, वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड जो ओल्डर वुमेन के साथ उसके रिलेशन थे। लेकिन जब टेस उसको अपने बारे में बता लेती है तो वो बुरा मान लेता है और फौरन जो है वो टेस से सेपरेट हो जाते हैं और ब्राज़ील चला जाता है और उसको दोबारा यानी इसी हालत में छोड़ देते हैं। और टेस स्ट्रगल्स टू फाइंड वर्क एंड सस्टेन हरसेल्फ, शी आल्सो री इनकाउंटर एलेक who begins pressuring her to resume their relation when her father dies and her mother falls ill. Tess begin to consider accepting Alec financial help in order to take care of her family। और यहाँ पे वो दोबारा अपनी स्ट्रगल करती है ताकि लाइफ को दोबारा से कंटिन्यू करे। इस मौके पे उसके फादर यानी टेस के जो फादर और मदर है वो दोनों बिल्कुल इल है और यहाँ तक उसका फादर जो है फौत भी हो चुका है। और टेस जो है फिर दोबारा यानी उससे उसका जो पुराना फ्रेंड था एलेक, वो क्या कर लेता है, दोबारा कांटेक्ट कर लेता है, यानी उस एलेक दोबारा उस टेस से कांटेक्ट कर लेता है और उससे फाइनेंशियल हेल्प और उसका कह लेता है। तो वो एक शर्त एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसकी फैमिली की केयर करेगा, तब जाके वो उसके जो है यानी दोबारा रिस्टोर कर लेगा। तो 6 नंबर पे यहाँ तक तो बात आगे चली गई। 6 नंबर पे एंजल जो फाइनली डिसाइड टू फॉरगिव टेस एंड जर्नी बैक टू इंग्लैंड टू रीयूनाइट विद हर। तो यहाँ पे उसका जो पुराना यानी दूसरा वो जो ब्राज़ील चला गया था वो भी आखिरकार फैसला कर लेता है कि वो टेस को फॉरगिव करे और दोबारा जर्नी बैक कर लेता है इंग्लैंड की तरफ ताकि वो उसके साथ यूनाइट हो जाए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जब वो यहाँ पे पहुँच जाता है तो वो टेस के साथ यानी टेस को जब पा लेता है तो वो ऐसे एक्सपेंसिव इन या सहरा में रहता है, ही सहरा में रहती है। ही टेल्स हर दैट ही वांट्स टू रीयूनाइट बट पुट द पास्ट बिहाइंड देम, वो उसे बताता है कि वो पास्ट को दोबारा यानी बरी करता है और उससे दोबारा जो है यानी शादी करना चाहता है। लेकिन अब जो है वो रीयूनाइट विद द एलेक हो चुकी है और वो उसकी मिस्ट्रेस बन चुकी है। तो एंजल लिव्स इन द शॉक, तो एंजल जो लड़का था वो उसको दोबारा इन सदमे में वहाँ से चला जाता है। टेस आर्ग्यूज विद द एलेक in a fit of emotion she stab him to death and then flees. Tess catches to Angel and explain what was happened। तो इस मौके पे वो क्या कर लेती है, वो एलेक को जो है यानी स्टेप कर लेती है और दोबारा किसके साथ यानी टेस जो है एंजल के साथ चली जाती है। The two of them spend several days in isolation और heading out, और इसी तरह वो अपनी बाकी जो है आइसोलेशन में गुजार लेते हैं
और फिर जो है यानी आइसोलेशन में और छुपी हुई हालत में गुजारते हैं। और एट द एंड जो है कंक्लूजन, इवेंचुअली अथॉरिटी कैच अप टू देम एट द स्टोन हेंज where Tess peacefully submit to arrest. She has already asked Angel to take care of her family and to marry her sister Lisa Lou. यानी लीजा लू जो उसकी सिस्टर है उसके साथ दोबारा शादी कर ले। वो अपने यानी शोहर को कहते हैं जिसका नाम एंजल है। एट द एंड ऑफ द नॉवल एंजल एंड लीजा लू स्टैंड आउटसाइड ऑफ द प्रिजन एंड सी कन्फर्मेशन दैट द टेस्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड फॉर एलेक मदर, के टेस्ट जो है उसको जो है एलेक मदर के लिए या एलेक के मर्डर के लिए उसकी एग्जीक्यूशन या उसकी फांसी जो है यानी हो चुकी है। कन्फर्मेशन यानी वहाँ से उनको मिल गया जो प्रिजन के बाहर वो लोग खड़े थे। तो ये बेसिकली एक कहानी है जो टेस एक यंग वेमेन के बारे में है और वो उसका अपने घर से निकलते ही यानी उसके एक के साथ और फिर दूसरे के साथ और फिर फर्स्ट को मारना और फिर जो है दूसरे के साथ दोबारा अफेयर को रिस्टोर करना, यही टोटली कहानी है। और इस कहानी में बहुत कुछ है जो क्रिटिकल एनालिसिस में इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आप लोग के सामने पेश करेंगे। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारा यूट्यूब चैनल का टाइटल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये हमारा फेसबुक पेज का टाइटल भी है, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।